था वो सब क्लियर है? क्वेश्चन कहीं नहीं? एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रेंचाइजी, तीनों में डिफरेंस क्लियर है? पक्का? कौन बता सकता है? एक मिनट, तुम बताओ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। क्यों एब्सेंट? कहाँ थे? हॉस्टल में थे? फिर क्या करा? तो पहली बार आया। पहले इंट्रो में था, दो इंट्रो अपना। Good morning, sir. My name is Aniket Tiwari. I am from Betnia, Bihar. I have completed my graduation from Imperial University in BSc Honours Agriculture. After completing my graduation, currently I am pursuing MBA in Food and Agricultural Sciences from Imperial School. How will you cover these 4 sessions? Yes, sir. How will you cover these 4 sessions? When I got this PPT with that, and if I have got some problem, I contact you. हो जाएगा? तुम्हारा हो गया? समझ इंटर्नशिप? No, sir. कल हुआ है तो आज आ गए। जिनका हुआ है वो नहीं आए। नहीं चलोगे? हाँ? बैठो। और कौन बताएगा? तुम तो आ रहे थे। बताओ एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कुछ नया चीज या फिर कुछ सर्विस या फिर ऐसे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस होता है उसका कुछ नया टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करता है और उसको एक हिसाब से बिजनेस करता है। और इंटरप्रेन्योर जो होता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर मैंने पूछा क्या था? ये पूछा था। उतनी नहीं है अभी भी झूम रहा है। फ्रेंचाइजी मॉडल वो होता है जहाँ पर सर एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होता है और वो वहाँ से हम लोग और उस बिजनेस से वो एक रॉयल्टी या फिर कुछ बिजनेस का परसेंटेज मतलब एक बिजनेस होता है, बिजनेस के बाद एक और पर्सन होता है उसी बिजनेस का एक दूसरी जगह पर एक बिजनेस खोलता है और उसके बदले वो अपना प्रॉफिट मार्जिन या फिर प्रॉफिट शेयर वो जो वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होता है उसको देता है, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। और उसमें रिस्क कम होता है और उसमें मतलब कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। स्केलेबिलिटी और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? स्केलेबिलिटी में एंटरप्रेन्योर में स्केलेबिलिटी ज़्यादा होता है लेकिन फ्रेंचाइजी में स्केलेबिलिटी कम होता है। कुछ भी पूछे तुमको बताओ जो तुम्हें पता है। ऐसा है? स्केलेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? मैंने बता दिया था ना तुम उस क्लास में थे कि मेरे सब्जेक्ट में मैं डी देता हूँ। तो इंटर्नशिप के बीच में एग्जाम देने जाओगे लखनऊ, पता कर लेना अपने सीनियर से। कुछ कह रहे हो? क्या नाम है? क्लास पार्टिसिपेशन हो गया आज? ठीक है, नकुल तिवारी। और जैसे आप कोई है अभी भी जिसको भी नहीं समझ में आया या मैं ही सबसे एक करके पूछूं? एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, माइक्रो फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी, तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कोई और जिसको क्लैरिटी चाहिए? Those who are coming to class and need some clarity, they can ask. Those who are not coming, they just go through the PPT. क्लियर है? चलो, तो एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है? अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्या क्या? अ बिजनेस फाउंडर, कोई जिसने अपना बिजनेस शुरू किया। समवन हु हैज टर्न्ड अ नॉर्मल कम्युनिटी एक्टिविटी इनटू बिजनेस। जैसे कल एक एग्जाम्पल तुम कह रहे हो नहीं हुआ, ये हुआ नहीं है। फूल का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, फूल एक कंपनी है विच इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ, है ना? तो कम्युनिटी के लिए कोई एक चीज बेकार है, बट फॉर मी इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो somebody who is able to understand the challenge and within that challenge they are
making some opportunity to do some business, they can be an entrepreneur. Anyone who creates and introduces values to customers. Why value proposition is important? I gave you the example of Tata and Reliance. So value proposition के नाम पे हमारा क्या हो जाता है? We can pay extra money, right? वो जो extra है, that is your premium to your business. मतलब सब लोग नमक बेच रहे 10-10 रुपए का, but because मेरा नाम टाटा है, because मेरे पास ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, I am able to sell it at 100 rupees. तो 90 rupees का मार्जिन है, just because of my name and maybe सब प्लस उसको क्वालिटी अच्छा कर दिया, पैकिंग अच्छा कर दिया, मार्केटिंग ठीक से कर दिया. Got it? An entrepreneur is an individual that identifies the opportunity, gathers the necessary resource, creates and is ultimately responsible for the performance of the organization. Identify the opportunity, challenges से निकलेगा. Gather necessary resource मतलब this is something which I want to do. What I require, मुझे अच्छे लोग चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, ऐसा कुछ भी. Whatever I need to run my business, to start my business, to start delivery of my service or product, वो सब कुछ इकट्ठा करेगा और उसका लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? उसी एंटरप्रेन्योर की है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? उसका बिजनेस है. अंडरस्टूड? एक बहुत महीन लाइन आ जाती है जहाँ पर आप एक एंटरप्रेन्योर को एक बिजनेसमैन बोलने लगते हो. बहुत फाइन लाइन है, बहुत फाइन ट्रांजिशन होता है. एंटरप्रेन्योर तब तक एंटरप्रेन्योर रहता है जब तक वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसका खुद का पैशन है, खुद लगा हुआ है, सब कुछ खुद से कर रहा है, हर चीज में खुद का इन्वॉल्वमेंट है, तब तक वो एंटरप्रेन्योर है. एक बार उसने पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया, फिर क्या होगा? उसका एक सीईओ होगा, वो सीईओ सारा बिजनेस संभाल रहा होगा. वो खुद क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा, एक नई कंपनी खोलेगा. तो नई कंपनी में वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन पुरानी कंपनी के लिए ही इज अ बिजनेसमैन. तो वो जो फाइन लाइन आती है, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और रनिंग अ बिजनेस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, वो मैंने किसी को दे दी. आई हैव शेयर्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद समबडी एल्स और सम कोवर्कर्स. मतलब मेरी 4-5 दोस्त हैं, और 4-5 दोस्त. वेलकम. हो गया था, कहाँ से? दिल्ली से आ रहा हूँ. एक्सीडेंट हो गया था उधर एक्सप्रेसवे पे, फिर ट्रैफिक कैसे आता है? बाइक से. तो तुम्हें हॉस्टल में रहता है? शादी शुदा हो? नहीं कर लेना. फिर कहीं और क्यों जाते हो? घर उधर ही है. मैं तो कहाँ घर? उत्तम नगर. वहाँ से आते हो रोज? हाँ. जो रास्ता ऐसे ही है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट का मतलब अगला. एट्रीब्यूट्स. आपकी क्या क्या चीजें ठीक होनी चाहिए? इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे यू टच पीपल. आप कैसे उनसे बात करते हो, क्या आप उनके मन को छू सकते हो. अगर ये होगा ही नहीं, ये वाले स्किल्स नहीं होंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी? टीम बन भी जाएगी तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, मैनेज भी हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं आ पाएगा. बिकॉज एंटरप्रेन्योर कैसे चलता है? ऐसे चलता है कि अगर ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आती है कि वो पहला पैसा या तो अपना लेते हैं या अपने रिलेटिव का या फ्रेंड्स का लेते हैं. बूटस्ट्रैपिंग जिसको बोलते हैं, वो उन्हीं का पैसा यूज कर रहे होते हैं. जो लोग पैसा देते हैं मैनी टाइम पे खाते हैं तो बोलते हैं अरे हम तुम दोस्त चलो एक ही रूम में रहते थे 5 साल, चलो हम साथ में शुरू करते हैं. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक दोस्त रात में लेट सोने वाला है और दूसरा दोस्त सुबह जल्दी उठने वाला है. प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है. उसको लगता है यार तूने ये काम नहीं किया, मैंने कहा था. तो ऑल्दो आप 5 साल तक दोस्त बहुत अच्छे हो, लेकिन काम के टाइम पर क्या हो जाता है? किसी एक का दिमाग अलग तरीके से चलता है, दूसरे का दिमाग अलग तरीके से चलता है. सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किसी एक जगह पे ला करके बनाना, that requires a leadership skill. And most of the businesses fail during the first year of their tenure because लोगों को लगता है कि ये मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है, ये जो मेरा बहुत अच्छा रिलेटिव है ना, बहुत सारी जगह पर दिखाई देगा आपको. उन्होंने जिन्होंने ये बिजनेस डाले शुरू करे, they fail. क्योंकि वो जो बहुत अच्छा दोस्त है वो पर्सनल टर्म्स में है, बट प्रोफेशनल टर्म्स में वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पा रहा. सो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि ठीक है लेट मी स्टार्ट समथिंग न्यू. और वो नया क्या करते हैं कि ठीक है लेट मी हायर समबडी. हायर करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? वो उसको संभाल नहीं पाते हैं. या एक्सपेक्टेशन इज कि भाई यू आर माई सीईओ, बट सीईओ का प्रॉब्लम क्या है? सुबह दुकान खोलेगा भी वही, शाम को बंद भी वही करेगा, फिर डेस्क पे कपड़ा भी वही मारेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते.
एंटरप्रेन्योर के पास इनिशियली क्या होता है, पैसे वैसे नहीं होता है, वो अपने सब काम खुद कर रहा होता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन अपने टीम मेंबर से क्या होती है कि तुम भी सब करो। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ, तुम मुझसे ड्राइवर मांग रहे हो, मैं अपना खुद कपड़े प्रेस करके आ रहा हूँ यहाँ पे, सुबह शाम ऐसे करवा रहा हूँ, पैसे नहीं निकाल रहा हूँ कंपनी से, एंड यू आर आस्किंग मी 1 साल के बाद सैलरी रेस करो। सो दीज आर द स्मॉल इश्यूज व्हिच एक्चुअली फेल द होल प्लान। पूरा प्लान फेल है। बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं लेकिन इसी तरीके से फेल जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट। और बहुत बेकार प्लान होता है, बहुत बेकार बिजनेस आइडियाज होते हैं, बट वो चल पाते हैं क्योंकि उनके अंदर लोग ऐसे घुस जाते हैं जिनको ये सब आता है। गॉट इट? शार्क टैंक पे जो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत बहुत महान और बहुत ही सफल और सब चीजों में सब कुछ है, नहीं, उनसे भी ज्यादा अच्छे लोग हैं, बट दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव दिस आइडियोलॉजी कि हम टीवी पे जाएं और हम सबके सामने दिखें। अडानी को कभी किसी शार्क टैंक में तो नहीं देखा होगा, बट वो क्या किसी देखो से पैसे ही डालता होगा। एक बहुत फेमस ऐड है कि BMW का ऐड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो लोग BMW में बैठते हैं वो कभी टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, तो हम ऐड क्यों दें? तो जिनको खरीदनी है उनके लिए ऐड दिया जाता है, तो जिनको खरीदनी है वो बहुत बिजी लोग हैं, वो टीवी देखते नहीं है, तो फिर हम टीवी में अपना ऐड दें क्यों? तो रोल्स रॉयस, BMW, इन सब गाड़ियों का कभी भी आपको ऐड ज्यादा नहीं दिखेगा। बट मर्सिडीज का ऐड शुरू हुआ बिकॉज मर्सिडीज स्टार्टेड E क्लास, C क्लास, D क्लास इन इंडिया एट 150 लाख या 1 करोड़ के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये परचेसिंग पावर बढ़ गई है। वी आर एबल टू परचेज दोस कार्स, दैट्स व्हाई दोस एड्स आर कमिंग। एग्रीकल्चर के कितने ऐड दिखते हैं आपको, लेकिन डीडी किसान में चले जाओ, वहाँ पे ऐड ही ऐड है, क्योंकि डीडी किसान इज अ सरकारी चैनल, एग्रीकल्चर इज अ सरकारी चीज, बिकॉज वेलफेयर, बताया था कल, किसी ने एक दिन एक्सप्लेन किया है ना, कि एग्रीकल्चर इज नॉट सीन एज अ कमर्शियल एक्टिविटी इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज सीन एज अ वेलफेयर एक्टिविटी, बिकॉज कितने % लोग उसमें वेलफेयर में जुड़े हुए हैं, ऑल दीज पीपल आर वोटर्स टू मी, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। लेकिन टेकिंग केयर ऑफ देम डजंट मीन कि मैं इनके ऊपर प्राइवेट कंपनीज का पैसा खर्च करूं। इसीलिए प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर रिलेटेड इनपुट सप्लाई का, प्रोड्यूस का, नए अपने वैरायटी का, आपको कोई भी ऐड नहीं दिखाई देगा। कोई ऐड दिखता है कभी नहीं, लेकिन किसान क्या देख रहा होता है, वो डीडी किसान देखता है। क्यों देखता है? उसमें मौसम के बारे में बताया जाता है, उसमें नई चीजों के बारे में बताया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड जो टेलीकास्ट होती है वो उसमें आती है, अभी भी आती है। एक जैसे पुराने टाइम में आता था चौपाल, तो आप डीडी किसान अगर चलाओगे तो आपको दिन भर में नया पेस्टिसाइड क्या है, नया वैरायटी क्या है, किस एरिया में अब क्या चीज उगने जा रही है, नई कौन सी तकनीकें हैं, सब के बारे में अलग अलग लैंग्वेज में आपको सब कुछ मिलेगा, राइट? सो समबडी हु डोंट नो कि मुझे पैसा बनाना कहाँ से है, वो इस सब में कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को पता है कि मुझे कहाँ से पैसा बनाना है, तो वो फाइंड कर लेगा, अच्छा मेरा चैनल ये होना चाहिए, मुझे अगर एडवर्टाइजमेंट देना भी है तो मैं कहाँ दूँ, जहाँ पे किसान देखने आते हैं। दिस रिक्वायर्स योर बिजनेस एक्यूमेन। तो आपने नया पेस्टिसाइड बनाया और उसको उठा करके सोनी पे डाल दिया, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। बट अगर उसको उठा करके आपने डीडी किसान पे डाला, इट विल मेक सेंस। लेकिन और सेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी वो कीटनाशक बनाया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम करिए डीडी किसान के साथ, एक साइंटिस्ट को बिठाइए, एक क्वेश्चन पूछने वाले को बताइए, और फिर वो बताएगा कि ये कीटनाशक कैसे यूज करना है, किन फसलों में इस्तेमाल होता है। अगर एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनेगा, उसको टेलीकास्ट कराइए रेडियो पे, टीवी पे, जो नीचे लोकल में जो शॉप है उसके यहाँ पे एक पैम्फलेट लगवाओ, और फिर आपका माल बिकना शुरू हो सकता है। तो मार्केटिंग स्टाइल कैसा है? एकदम अलग है, जो आज नहीं यूज होता, लेकिन किसानों के साथ अभी भी यूज होता है। क्यों? लिटरेसी लेवल, एक्सपोजर लेवल, आउटरीच ऑफ दिस OTT प्लेटफॉर्म्स टू देम नहीं है। लेकिन क्या 20 साल बाद भी ऐसे ही होगा? शायद नहीं होगा, कुछ और चाहिए होगा। कुछ समझ आया? तो इंटरपर्सनल स्किल, नेटवर्किंग, लीडरशिप, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, ये होने चाहिए। टीम बिल्डिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, टाइम मैनेजमेंट, ये भी होने चाहिए। ठीक है? इन सब स्किल्स के बिना बिजनेस को चलाना, बिजनेस को संभालना और बिजनेस को बड़ा करना कुछ भी पॉसिबल नहीं। गॉट इट? तो पूछना है? चलो आगे। शॉर्ट क्वेश्चन और एक सेक्शन बी का। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्किल्स एनी एंटरप्रेन्योर रिक्वायर? नेम 3 ऑफ देम, एक्सप्लेन 2 विद एग्जांपल, ऐसा कुछ। पॉजिटिव थिंकिंग, ज्ञान है, समझ लो, कुछ नहीं पूछेंगे इससे। अगला, सोर्सेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज मिलते कहाँ से?
तो सबसे पहला बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट के स्कैन करते हैं। हम यही देख रहे होते हैं, अगर हम गांव में रहते हैं तो हम गांव के हिसाब का बिजनेस सोचेंगे, हम शहर में होते हैं तो हम शहर के हिसाब का सोचेंगे, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो वहाँ का, और हम विदेश में हैं तो विदेश का। बट फायदा कहाँ होता है, हम विदेश में हैं और गाँव में आ जाए और फिर देखें कि गैप क्या है, क्या इस गैप को मैं फिल कर सकता हूँ। सो इफ यू आर इन दुबई और दुबई में रहने के बाद, होटल में काम करने के बाद, यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड यू अंडरस्टूड कि दुबई में एक पाइनएप्पल आता है विच इज कॉस्टिंग $70 एक पाइनएप्पल, ठीक है, और यहाँ पर एक पाइनएप्पल उगता है मेघालय में और उसकी कॉस्ट आती है ₹20। $70 और ₹20, कितना डिफरेंस हो गया? $70 का मतलब कितना होता है? 8 7 56, 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए का एक पाइनएप्पल दुबई के होटल में बिकता है और इंडिया में वही पाइनएप्पल ₹20 का, किंग पाइनएप्पल उसको बोलते हैं, राइट। 60% का रिजेक्शन होता है, मतलब अगर आप यहाँ से 100 पाइनएप्पल बेचते हो तो 60% रिजेक्ट हो जाता है, वो पास नहीं होता। पेस्टिसाइड की बेसिस पर, खराब होने की बेसिस पर, शुगर कंटेंट बढ़ जाने की बेसिस पर, राइटनेस के पैरामीटर पर, बहुत सारी चीजों की वजह से 60% फेल होता है। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में हैं दे मेक 400% प्रॉफिट, क्योंकि वो जो एक बिकता है वहाँ $20 का, वो लोग बेच के आते हैं, फिर वो अंदर 70 का बेचते हैं। तो ₹20 की चीज $20 में, 60% रिजेक्शन, 400% का प्रॉफिट। ये क्या है? ये किस आदमी ने शुरू किया होगा? जिसको वो दुबई का कनेक्शन पता होगा, होटल के बारे में पता होगा, होटल इंडिया से परचेज करता है और नॉर्थ ईस्ट में ये उगता है। उसने क्या चीजों को मैच किया? देयर इज अ मार्केट, देयर आर प्रोड्यूसर्स, नाउ लेट मी क्रिएट दिस ब्रिज। वो उसके एक्सपोर्ट बिजनेस में आ गया। अंडरस्टूड? तो अगर आपको ये दो चीजों के गैप के बारे में पता है, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। पॉपुलेशन, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव, what is their income, what is their saving, where are they spending? इंडिया में भी सबसे ज्यादा लोग स्पेंड किस चीज पे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, दो के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर है। किसी के भी घर में चले जाओ तो उसके यहाँ पे 4 अलमारी में भरे हुए कपड़े मिलेंगे और उसके बाद उसको ये भी नहीं पता है कि कब लास्ट धुला था। ठीक है, लड़कों का तो फिर भी चलो ठीक है, 2-3 कलर के कपड़े मिलेंगे सर। लड़कियों का देखो, मेरे घर में 2 हैं इसलिए, तो चक्कर क्या है कि ये वाला ऐसा कलर का तो है लेकिन ये वाला उस कलर का नहीं। किसी भी वुमेन सेक्शन में चले जाओगे आपको नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ क्लोथ्स आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन लड़कों में जाओगे तो काला, नीला, सफेद हो गया, 3 हमारी इतनी औकात है। ये क्या है? प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस कैसी है? आप किसी भी बड़ी मीटिंग को देखोगे, ठीक है, अगर आप यूएस का देखोगे, यूएस में इंग्लिश कलर चलता है और इंग्लिश कलर्स में आप H&M चले जाओ, आपको लड़कियों में भी सेम कलर मिलेंगे, लड़कों में भी सेम कलर मिलेंगे। 5 कलर में पूरा स्टोर भरा होगा, एक ऑरेंज होगा, एक काला होगा, एक सफेद होगा, एक क्रीम होगा, ठीक है, और एक इस टाइप का कुछ होगा। इन 4 कलर के कपड़े लड़कियों के भी हैं, इन्हीं 4 कलर के कपड़े लड़कों के भी हैं। क्या डिफरेंस है दोनों की मार्केटिंग स्टाइल में? दोनों की मार्केटिंग स्टाइल में रॉ मटेरियल का फर्क है। आदित्य बिरला फैशन ग्रुप के अंदर घुसो, फ्यूचर ग्रुप के फैशन वाले में घुसो, आपको इन्वेंट्री जो मिलेगी, मतलब ये कपड़ा बिक नहीं रहा है, वो मिल जाएगा 2 साल पुराना भी, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं मिलता। तो क्या है, जिस जगह से वो कपड़ा आ रहा है, इस कपड़े का आने का तरीका एक ही है दोनों जगह, लेकिन इससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने बनाए 10, 5 रॉ मटेरियल यूज करें और 10 कपड़े बनाए। दूसरा क्या है आदित्य बिरला का, 5 रॉ मटेरियल यूज करें और 500 कपड़े बनाए। दोनों की स्ट्रेटेजी में डिफरेंस क्या है? आई विल गिव यू मोर ऑप्शन, और मेरा क्या है, आई विल नॉट गिव यू मोर ऑप्शन बट इट विल बी एट प्रीमियम प्राइस। दोनों को अपनी कॉस्ट कवर करनी है। एक में बेचना महंगा है, एक में बेचना सस्ता है। एक में ऑप्शन बेसिस पर वॉल्यूम पर खेल रहा है, दूसरे में प्रीमियम बेसिस पर कम वॉल्यूम पर प्राइस पर खेल रहा है। ये जो डिफरेंस है, ये आप कैसे करते हो पता? ये आप वहां के लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से पता, और कुछ नहीं। लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोग कैसा पहन रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। अचानक से मिलेट कुकीज की बात होने लगी, अचानक से वेजिटेबल ऑयल विद लो कोलेस्ट्रॉल की बात होने लगी, ब्रांड ऑयल की बात होने लगी। ठीक है, हम लोग तो कड़वा तेल खाने वाले थे, देसी घी खा लेते थे मैक्सिमम, लेकिन कब वेजिटेबल ऑयल हमारे यहाँ आ गया, इट वॉज शोन कि भाई ये बहुत हेल्दी है। सोयाबीन ऑयल कैसे शो किया गया? ये बहुत हेल्दी है। अभी सब लोग क्या बताते हैं, इससे कैंसर हो जाता है।
मैगी कैसे बताई गई? 2 मिनट में बन जाती है। अब क्या बताने लगे? इससे कैंसर हो जाता है, मर जाओगे, हजम नहीं होती, मैदा की है, ऑयल है। सो जो लोग पहले बोलते थे कि ये अच्छा है, आज ही वही लोग बोलते हैं कि अब ये खराब है। टूथपेस्ट बोलते थे इससे दांत ठीक होते हैं, अब बोलते हैं टूथपेस्ट में मीठा होता है, उससे दांत सड़ता है। समझ में आया? तो क्या करना चाहिए टूथपेस्ट में? नमक घुसड़ दो, कोयला घुसड़ दो। तो कोयले से तो भाई नानी भी दांत मांजती थी, वापस फिर से चारकोल वाला आ गया। इसका मतलब ये जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं, है ना, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, दोज हु आर प्रमोटिंग इट, दोज हु आर क्रिएटिंग टैगलाइंस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वही लोग हमारी साइकोलॉजी से खेल रहे होते हैं। ठीक है? और ये जो साइकोलॉजी है ये उनको कैसे पता लगती है? तो वो ये सर्विस करते रहते हैं, सोशो इकोनॉमिक सर्विस। आप क्या चीज आपकी चेंज हो रही है? अभी अचानक से आप देखोगे मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे आपको हेल्थ ड्रिंक मिलने लगेंगे, फिर अचानक से हेल्थ ड्रिंक खत्म हो जाते हैं, फिर अचानक से हेल्थ कैप्सूल मिलने लगेंगे, फिर हेल्थ कैप्सूल खत्म हो जाते हैं, फिर हेल्थ वाला तकिया मिलने लगेगा, फिर चादर भी हेल्थ वाला आ जाएगा। ये क्या है? क्योंकि आपकी धीरे 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 जो आपकी एक्सपेंडिचर की जो प्रोपेंसिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप ज्यादा चीजें महंगी खरीदना चाहते हो। एवरीबडी थिंक्स जो महंगा है वो अच्छा है। घरों में देखोगे तो मम्मियों का यही हाल है, सबको क्या लगता है ये महंगा है ये तब ठीक होगा। ठीक है? मीशो पे क्यों बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते? क्योंकि बहुत सस्ता है। इतने बड़े प्रोडक्ट शायद नहीं होंगे जो विशाल मेगा मार्ट में मिलते हैं, वो मीशो पे आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड से अटैच कर दिया। लेकिन मीशो कहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है? रूरल और पेरी अर्बन एरिया से। कौन लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? अपनी दुकान के लिए खरीद रहे हैं। कितने तौलिए मंगा लिए? 400। अब हम धीरे धीरे बेचेंगे इसको 200 गुना प्रॉफिट में। अगर 20 रुपए का तौलिया आपको मिल रहा है तो 100 का बिकेगा नहीं, तो लोगों ने भर लिया। समझ में आया कुछ? ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि किसान के साथ काम करोगे तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है, उसका एक्सपेंडिचर पैटर्न समझना है, कितना पैसा पे कर सकता है पेस्टिसाइड का वो समझना है। किसान अगर 200 रुपए का पेस्टिसाइड खरीद सकता है, आप विश्वास मानो केमिकल फैक्ट्रीज 10 रुपए में वो केमिकल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो 200 रुपए का ही बेचते हैं। बिकॉज अगर वो 12 रुपए का बेचेंगे तो किसान विल थिंक कि ये तो सस्ता है, बेकार है, इसको कम ही नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। तो जो पुरानी कंपनियां थी, चाहे वो बायर हो चाहे और कोई हो, सिंजेंटा जैसी, उन्होंने उसको बताया ये विदेश की दवाई है, 400 रुपए की बिकती है, हम तुम्हें 200 की देंगे। असलियत तो 12 की थी। अब इंडियन कंपनी अगर 12 रुपए की भी बनाती है, 20 की बेचना चाहती है, नहीं बिकेगी, तो वो कितने की बेचती है? तो तुम 200 में ले लो। किसान क्योंकि 200 में लेकर के आता है और उसको बता दिया था, देखो भाई एक बार खुल गई ना फिर खराब, तो अब उसको उस शीशी की जरूरत है 1 एकड़ में, तो उसके पास खेती पड़ी हुई है आधा एकड़, क्या करेगा? पूरी डाल के खत्म करेगा क्योंकि ये तो बेकार हो जाएगी। अब पेस्टिसाइड का रेसिडुअल हम सबको पढ़े लिखों को पता है, लेकिन किसान को पता है? उसे क्या मतलब है? ये बोतल के पैसे बर्बाद नहीं जाने चाहिए। तो ये साइकोलॉजी किसकी समझने की जरूरत है? आप लोगों को, किसान की। किसान के जैसे जो लोग हैं, क्योंकि तुम्हारा मार्केटिंग एरिया कहाँ रहने वाला है? चाहे बिजनेस करो, चाहे मार्केटिंग करो, चाहे सेल्स करो, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी उस पॉपुलेशन की जिसके साथ बिजनेस करना है। ठीक है? मम्मी पोको पैंट्स बेचना है, किसको टारगेट करोगे? बेबीज, मदर। कौन से पेरेंट्स? मेल की फीमेल? फीमेल। जो ऑफिस जाते हैं, जो नहीं जाते हैं? ज्यादातर जाने ऑफिस जाने वाले। सिटी में, गाँव में? सिटी में। तो यही है सेगमेंटेशन जो मुझे आपसे आपके प्रेजेंटेशन में चाहिए ग्रुप में, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट फर्स्ट बात, मोमी पोको पैंट है किसके लिए? बच्चों के लिए। बेचता किसको है? मम्मी को। पैसे कौन पे करता है? पापा। कोई भी कर एम्पावर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक मार्केटिंग उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे सेल्स करवाना है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक गाँव से थोड़ा बेटर टाउन वाली है, और उस टाउन में औरत नहीं कमा रही, लेकिन औरत ये जिद कर रही है कि मेरे बच्चे को भी ये वाला पैंट पहनाना है, क्योंकि आज मुझे शादी में जाना है। अब इसको कितनी देर लल्ला को लिए घूमेंगे हम गोदी में, तो लल्ला के बांधो। तो अब ये डिसीजन मम्मी का है, लेकिन पैसा कौन पे करेगा? पापा। फॉर द ईज ऑफ गोइंग,
तो डिसीजन आप लोगे कैसे? एक मार्केटिंग और सेल्स वाले आदमी का ना बेसिक होता है, वो इसी इंस्टिंक्ट से आता है कि क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जेब से पैसा कैसे निकालूंगा। मुझे 200 रुपए का पेस्टिसाइड आपको बेचना है, किसान आया आपकी दुकान पे, ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ 400 में चिपका भैया ये बहुत अच्छी दवाई है, ये कितने की है भैया? 400। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई 200 दो पिछली बार बोले, अरे दादा लेके तो जाओ, इस्तेमाल तो करो, देखो तो। अरे नहीं हमारे पास, अच्छा 200 भी दे, 200 बाद दे गया 400 का, चिपक गया। और यही तुम्हारा टारगेट था कि 400 की तुम्हें दिन में 40 बेचना, क्योंकि आप तो 200 वाला बेच के 50 कमाते हो, 400 वाला बेच के 300 कमा रहे हो। बात समझना। तो जो प्रमोटर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो परचेजर है, वो तीनों की साइकोलॉजी को समझने वाला एक ही इंसान है, और वो जो है वो है उसका सेल्स वाला आदमी, या जो आदमी उसको एडवर्टीज कर रहा है, जो आदमी उस चीज की मार्केटिंग कर रहा है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एनी फार्मर का घर, फार्मर के लोग, उसकी सोसाइटी, उसका कम्युनिटी, आप इस पूरे में जा ही नहीं सकते। आप चाहे एंटरप्रेन्योरशिप सोचो, चाहे नौकरी सोचो, ठीक। दूसरा आता है करंट बिजनेस सिचुएशन। आपके राइवलरीज क्या कर रहे हैं? जो प्रोडक्ट आपका है, जैसा आप बनाना चाहते हो, क्या दूसरे प्रोडक्ट भी हैं ऐसे? आपके कंपटीशन में क्या है? वो कितने का बिकता है? उसकी बॉटलिंग कितने की होती है? वो आता कितने में है मार्केट में? बिकता कितने में है मार्केट में? उससे मार्जिन कितना होता है? ये एनालिसिस भी जरूरी है। इफ यू डोंट हैव दिस एनालिसिस, अगेन आपको पता ही लगेगा अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बेचे जाते हैं। समझ आया कुछ? टारगेट मार्केट जो बताया, किसके बीच में जा रहा है, रिसोर्सेस, सब कुछ समझ आ गया, बट ये नहीं पता पैसा कहाँ से आना है, लोग कहाँ से आना है, ऑपरेशन कहाँ से होगा, मशीन कहाँ से खरीदेंगे, कौन मार्केट है जहाँ पर मेरा माल बिक जाएगा। रिसोर्स नहीं होंगे तो भी काम नहीं बनेगा। सो इफ आई हैव डन ऑल एक्सरसाइज, मुझे पता है कि मिलेट कुकीज बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, फार्मर्स मिलेट उगा रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल रहे हैं, लोग इसके लिए पैसे भी पे करना चाहते हैं, बैंगलोर में लोग खरीदते भी, सब हो गया। अब लेकिन मुझे ये नहीं आ रहा है कि ये जो मिलेट का जो कुकी है ये बनेगा कैसे, क्योंकि मिलेट का कुकी बनाना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है पता है? सो ग्लूटेन फ्री है। तो ग्लूटेन नहीं होता तो आप बिस्किट तोड़ोगे तो पूरा चूर हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए एक फूड टेक्नोलॉजी वाला रिसोर्स। क्या चाहिए आपको? एक HR चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्स ऐसा चाहिए कमिंग फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, who can convert this millet powder into millet cookies so that some binding agent should be mixed, किस रेशियो में, किस परसेंटेज में, वही बता सकता है। और इसके बाद क्या करना है? कुकी को पैक करना है। तो पैकेजिंग शुड बी डन इन डिफरेंट वे। फ्लोरिकल्चर के बिजनेस फेल हो जाते हैं बिकॉज फ्लावर्स को पैक करने की एक कला है। अगर आपको फ्लावर ऐसे पैक करना नहीं आता तो यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आपको पता है, एक वो जो फूल होता है आपका रोज, ठीक है, वो रोज यहाँ से यूरोपियन मार्केट जाता है, या सिंगापुर में आजकल बहुत बड़ा मार्केट है, साउथ इंडिया में उगाया जाता है अपने यहाँ, और सिंगापुर में बेचा जाता है वही एक रोज का फ्लावर। और एक एक रोज का फ्लावर जो है वो $2 में, $3 में बिकता है, जिसकी यहाँ पे कीमत कितनी है? थोक में 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए। सबसे महंगा 14 तारीख को वह 50 का बिक रहा होगा, 100 का बिक रहा होगा। बट जो उसका जनरल दाम है विच इज $2, जो सिंगापुर में नॉर्मल बिकता है, तो $2 का मतलब कितना हुआ? लगभग 200 रुपए, 180 रुपीज। 180 रुपीज की चीज बिकती है तब जब यू आर डूइंग बल्क ऑर्डर जो 7 या 8 रुपए का पड़ता है। लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें। इसी तरीके से ट्यूलिप है, इसी तरीके से आपका वो कौन सा होता है, एक ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड भी यूरोपियन मार्केट में जाता है, यहाँ से दुबई में जाता है यहाँ से, क्योंकि उधर सब डेजर्टेड एरिया है, ऑर्किड उग नहीं सकता। नॉर्थ ईस्ट में ऑर्किड नालियों के बगल में लगा हुआ है, नाली पे लगा है, पेड़ पे लगा है, पेड़ कैसे गंदी सी उसमें एक छाल जैसी आ गई, उसमें लटक करके लग गया। तो जिस चीज की एक जगह कोई वैल्यू नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट से उसको तोड़ना, तोड़ करके उसको पैक करना, पैक करके उसको एक्सपोर्ट करना, ये क्या है? ये वैल्यू चेन है, इसकी सप्लाई चेन है। अगर आपको ये रिसोर्स ना मिले तो ये बिजनेस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो समवेयर यू नीड सम ट्रेनिंग, समवेयर यू नीड मशीन्स, समवेयर यू नीड पीपल, जिससे आपके पूरा सामान काम चल जाए। कल एक एग्जाम्पल दिया था मैकेन का। अगर कोल्ड चेन हटा दी जाए सप्लाई चेन तो क्या मैकेन का काम हो सकता है? नो सर। नए लोग क्यों उस बिजनेस में नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज जिस तरह से मैकेन का अब नेटवर्क हो चुका है, उस नेटवर्क में नए को घुसने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज,
उसने सबसे पहले अपने बिजनेस में पैसा लगाया होगा, नाउ टुडे दे हैव गुड बिजनेस, गुड आउटरीच। उस आउटरीच में नया घुस सकता है कोई? आंसर इज नो। अगला सिलेक्शन क्राइटेरिया। किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान क्या रखना है, क्या कम्युनिटी को चाहिए। दूसरा, कैपेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे पता लग गया कि हाँ ऑर्किड की यहाँ पे पैदावार होती है, वहाँ ऑर्किड बिकता है, मैं कर पाऊंगा इसको कुछ? मुझे पता ही नहीं ऑर्किड कितनी वैरायटी का होता है, मुझे पता ही नहीं ऑर्किड को पैक कैसे करा जाता है, मुझे पता ही नहीं है कि इसका प्राइस यहाँ कितना है वहाँ कितना है। सो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल नीड और ओवरऑल असेसमेंट, इफ इट इज नॉट मैचिंग टू माई स्किल्स, आई शुड नॉट गेट इनटू दैट वेंचर। अगर वो मेरे स्किल से मैच करता है तभी मुझे उस वेंचर में घुसना चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं चलेगा। और लास्ट पार्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू डू बिजनेस। राजस्थान में बहुत सारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते हैं बिकॉज जो लोकल राजस्थान में लोग मिलते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, उनका वो माइंडसेट नहीं है कि बिजनेस चलाना है। वो हमेशा माइंडसेट कैसा है, या तो सरकारी नौकरी में जाना है या बिजनेस मेरा खुद होना चाहिए। तो अब अगर आप उसको नौकरी पे रखोगे तो थोड़े दिन बाद वो क्या बोलेगा, नौकरी नहीं करेगा। किसी गुजराती को नौकरी पर रखो, नहीं रख पाओगे। लेकिन एक गुजराती दूसरे गुजराती को नौकरी पर रख लेता है बिकॉज दे नो कि उसको क्या चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसको टाइम चाहिए, उसको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ वाले लोगों को रख करके देखोगे तो नहीं रखेगा। कुछ समझ आया? इसका मतलब हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स आपको मैच कर रहा हो, बट आपके सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज और वहां के सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज मैच नहीं कर। अगर वो नहीं मैच करेगा तब भी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट कौन था? ये किस किस को आता है पता है? ये होता है मार्केट की स्कैनिंग। तो जब भी हम कहीं पर अपना बिजनेस शुरू करने जाते हैं, देखते हैं पॉलिटिकली वो जगह स्टेबल है या नहीं, इकोनॉमिकली वो जगह ठीक चल रही है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोग हमको पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं, क्या सोशली हम लोगों को समझ पा रहे हैं, अगर वी अंडरस्टूड उनकी इनकम है या नहीं है। टेक्नोलॉजी, मेरा ऐसा प्रोडक्ट है विच रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, वेदर दिस कंट्री इज हैविंग 5G 4G 3G, हो सकता है मेरा ऐसा मैं काम लेकर के जाऊं विच रिक्वायर्स अ गुड टेक्नोलॉजी बट यू डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी। तो इंडियन कंपनीज वर्किंग इन अफ्रीका, इंडिया में 5G चल रहा है, अफ्रीका में अभी भी 2G चल रहा है, तो आपका बिजनेस चलेगा वहां पर? नहीं चलेगा। लीगल, हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं विच इज लीगली नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट कंट्री, ठीक है, और अगर वो नहीं एक्सेप्टेबल है तो क्या होगा, आपका काम फिर से नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, चाइना अगर अपने यहाँ पे लकड़ी काटता है तो वो ड्यूटी फ्री नहीं है, उसके ऊपर लीगल केस होता है, लेकिन अफ्रीका से काट के अपने कंट्री में लाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर देता है। मतलब इफ एनी चाइनीज इज गोइंग टू अफ्रीका कटिंग लॉग्स एंड पुट इट ऑन शिप एंड ब्रिंग इट बैक टू द कंट्री, तो वो ड्यूटी फ्री आइटम में आता है, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर वो अपने यहाँ के कोई जंगल काटता है कोई आदमी, तो क्या करता है उसके ऊपर? लीगल केस करता है। ये कैसी चीज है? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, लीगल से रिलेटेड भी है। अंडरस्टूड? इसमें जो लीगल है और जो इन्वायरमेंट है ये सब का सब पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दुबई हमसे किसी बात से खुश नहीं, उसको ऐसा लगता है कि तुमने मेरे शिप की बेइज्जती करी, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने हमारे से अच्छे से बात नहीं करी, तो पॉलिटिक्स वाला आदमी क्या करेगा, वो कहेगा जितना भी पाइनएप्पल इंडिया से आएगा उसके ऊपर 200% का टैरिफ डाल दो। अब जो तुम्हारा पाइनएप्पल बिक रहा था $70 में, वो क्या हो जाएगा? रिजेक्शन 100%, अब होगा तुम्हें लॉस। तो पॉलिटिक्स यूज करी जाती है पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स अकेले नहीं कर सकती है, टैरिफ या टैक्सेस ये सब किए जाते हैं, तो आपको लीगल और आपको एनवायरनमेंट दो के बेसिस पर सारा काम करना होता है। समझना किसको है, कौन जो खरीद रहा है, उसके लिए आपको सोशल चाहिए होता है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर देश में इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अगर मैं तुमको दूं 5 करोड़ रुपया, बोलूं अफगानिस्तान चले जाओ बिजनेस करने, जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन मैं बोलूं सेशल्स चले जाओ, चले जाओगे। ऐसी क्या चीज है जो ठीक लग रही है? एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक इकोनॉमिक ग्रोथ। वाई डिफरेंट कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है? इकोनॉमिक ग्रोथ 7% अगर नहीं है, 6 है, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ 2% है, 3% है। यूरोपियन यूनियन की कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ थी इस बार? 2.75। भारत की कितनी थी? 6 से ऊपर। तो अगर ऐसे भी कंपेरेटिव भी पता करोगे तो मान लो मेरे पास 100 करोड़ है और मुझे पैसे कमाने, मैं अपना बिजनेस कहाँ शुरू करूँ? ऐसे कंट्री में जहाँ पे पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है।
तो 100 करोड़ अगर मैं यूरोप में लगाऊंगा तो 102 मिलेंगे, लेकिन अगर इंडिया में लगाऊंगा तो 107 मिलेंगे। फिर मैं नेक्स्ट चीज क्या चेक करूंगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। हाँ, 15 साल से एक ही सरकार है। क्या लीगल एनवायरनमेंट बिजनेस को करने के लिए अच्छा है? हाँ, लोग मदद करते हैं। क्यों? स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी है, मुद्रा स्कीम भी है, एंटरप्रेन्योर्स भी है, एमएसएमई का सेक्टर का भी ग्रोथ हो रहा है। क्या ये लोग एनवायरनमेंट पे ठीक है? हाँ, इनके यहाँ ग्रीन बॉन्ड्स आ रहे हैं, ग्रीन टैक्स आ रहे हैं, सोशल सेक्टर में भी सब कुछ ठीक हो रहा है, सीएसआर भी है। ऑल इन ऑल यू सी, आप एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सारी चीजों को देखिए। एक बार देख लो इसके अंदर के पॉइंट्स, छोटा सा केस और उसका पेस्ट एनालिसिस, या तो सेक्शन सी या सेक्शन बी। और जब तुम प्रेजेंट करोगे तो पेस्ट एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ पूछना है? तो ऐसा पॉइंट जहां पूछना है कुछ? ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस मतलब आप जब शुरू करते हो, है ना, ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैं बोलूंगा कि अच्छा ये एक बिजनेस तुमको शुरू करना है, बताओ कहां से कहां तक कैसे करोगे। राइट डाउन 10 डिफरेंट स्टेप्स या 10 स्टेप्स इन सीक्वेंशियल फॉर्म टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो आप सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करते हो? एनवायरनमेंट स्कैन करते हो। कैसे स्कैन करोगे? लोगों से सवाल पूछोगे, नीड असेसमेंट करोगे। सवाल कैसे पूछोगे? सर्वे करोगे, इंटरव्यू करोगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू करोगे, ऐसे करोगे। उसके बाद एरिया डिसाइड करोगे, रिसोर्स डिसाइड करोगे, इसका क्या प्राइस पॉइंट है, कौन बेचेगा, इसको कितने का बेचना है। ये देखो कि सारे स्टेप्स वही सब है जो हम लोग बात कर रहे हैं। छोड़ो एक बार, तुम लोग फीचर्स दिखाई देता है। टेस्ट के सारे एंगल वो किसी भी जगह की बात है, वो दूसरा है। इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, एक्शनेबल एक्टिविटीज, इसके आगे ठीक है। कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? एक चीज जो नहीं आती है तुम लोगों को, क्योंकि उस क्लास में नहीं आती थी, मोस्ट ऑफ यहाँ नहीं आती हो, आप प्रेफरेंस कैसे चेक करते हो? ठीक है, तो प्रेफरेंस चेक करने का एक तरीका होता है डेटा बेस। कैसे करते हैं? करते तो हाँ ना बताना। ठीक है, कितने लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉफी की चाय? चाय। ठीक है, चाय चाय कौन सी, ब्लैक वाली की दूध वाली? दूध वाली में डिप वाली या उबलने वाली? उबलने वाली। उबलने वाली में कितना टाइम लगाते हो? 5 मिनट या 10 मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट के वाली जो चाय उबलने वाली है उसके लिए 5 रुपए देना ठीक लगता है या 10 रुपए देना ठीक लगता है? 10 रुपए। अगर मैं इसकी जगह एक पैकेट इन्वॉल्व करूं जो उसको 2 मिनट पानी उबाल करके डाल सकते हैं, तो उसको पियोगे या नहीं पियोगे? नहीं। प्रेफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस ये है कि आप जो चाय पी रहे हो उसमें ना डिप वाली समझ में आ रही है, ना पैकेट वाली समझ आ रही है, और ना ही आप उसके पैसे देना चाहते हो। प्रेफरेंस आपकी क्या है? प्रेफरेंस आपकी है उबली हुई चाय। इसका मतलब ये मेरा मार्केट सेगमेंट है ही नहीं। सर हाँ, एक क्वेश्चन और ऐड करता है कि जो टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन है। आपकी शायद से मुझे वही एकदम टेस्ट आए तो फिर लोग प्रेफर करेंगे। हाँ ठीक है, मतलब मैं तुमको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि मार्केट स्कैन में जो सोशल स्कैनिंग होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। जैसे कॉफी वालों पे चलता था, ठीक है, अब उसमें कॉफी ब्रूइंग के बहुत सारे तरीके हैं। क्यों मैं कॉफी एग्जाम्पल ले लेता हूँ? क्योंकि वो इंस्टेंट कॉफी अच्छी लगती है कि बीट कॉफी अच्छी लगती है, तो बीट कॉफी कोई पीता ही नहीं है, बड़ा अच्छी लगती है।
इसलिए मैं कॉफी वालों से नहीं पूछता हूँ, बट चाय बनाना आसान है, तो दूध कॉफी से नहीं पूछता। चलो, तो क्या करा जाता है, ऐसे जब आप क्वेश्चंस 15,000 लोगों से 20,000 लोगों से पूछ लेते हो, उसके बाद आपको ये पता लग जाता है कि मेरी जो चाय है या जो मेरी कॉफी, हो सकता है यही क्वेश्चन मैं साउथ इंडिया जाके पूछूं तो मुझे ये आंसर्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे प्रेफरेंस किसका है, कॉफी। अगर उसमें भी जाएंगे अंदर तो फिल्टर कॉफी, उनको कोई दूसरी कॉफी नहीं की पाएगी, उसमें भी और अंदर जाएंगे तो बोलेंगे फिल्टर कॉफी इन स्टील का गिलास अलॉन्ग विद दैट कटोरी, ठीक है, क्योंकि उसको उनको ऐसे ऐसे करके पीने में ज्यादा मजा आती है। चेन्नई तो क्या है, आपकी प्रेफरेंस बहुत बार इस पर डिपेंड करती है कि आप रहते कहाँ हो, आपके कितने पैसे हैं आपके पास, आपका कल्चर कैसा है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, राइट। प्रेफरेंसेस चेंज, ये होता है। कैसे चेंज होती है कि दिल्ली में अगर छोला भटूरा बहुत लोग खाते हैं, तो जब भी आप दिल्ली जाओगे तो आपके मन में रहेगा यार देखिए छोला भटूरा यहाँ पे है कैसा, खाने के बाद कहोगे यार ये तो हमारे यहाँ मिलता है, तो फिर इतना यहाँ पे अच्छा क्यों मिलता है, समझ में आया कुछ। आप पंजाब चले जाओ तो अचानक आपको चिकन की बाढ़ आ जाएगी, हरियाणा साइड चले जाओ अचानक अंडे की बाढ़ आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग जब कोई एक चीज खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तो आपको लगता है यार ये भी कुछ एक चीज है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो भले ही वो आपको पसंद हो या ना हो, बट बहुत बार आप सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हो कि अच्छा ठीक है इसको लोग ठीक समझते हैं या इसको सब लोग कर रहे हैं तो मेरे लिए भी ठीक होगा। ऐसे लोगों को पकड़ना भी इस एनवायरमेंट स्कैनिंग में हो जाता है। तो अगर मैंने 5,000 नॉर्थ के, 5,000 साउथ के, 5,000 ईस्ट और 5,000 वेस्ट के लोगों से चाय के प्रेफरेंस पर ये क्वेश्चन पूछे, आई विल गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरीके की चाय क्या प्राइस पॉइंट पर कौन से एज ग्रुप को पसंद आती है। अंडरस्टूड? तो समझ आया? अगर बैंगलोर में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो सवाल ये नहीं आएगा कि 10 मिनट लगाओगे उबली वाली चाय पीने के लिए, तो वहां वो कहेगा नहीं उतना टाइम नहीं होता, मशीन में ऐसा करते हैं पट से आ जाती है, टाइम नहीं है वहां पर लोगों के पास। बम्बई में शायद पूछेंगे तो कहेगा नहीं वो तो यही वाली चाहिए। तो कहीं कहीं पर आपके दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, सिर्फ पैसा ही नहीं इन्वॉल्व है। गॉट इट? आगे ये किसको पता है, इंटरनल एक्सटर्नल हेल्पफुल हार्मफुल, ये किया है अभी? ठीक है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास होंगे, मार्केट के पास होंगे, बाहर के होंगे, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ये कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन ये और ये क्या चीज है, ये हमारे इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस कहाँ है? बिजनेस है यहाँ पर, लेकिन आता कहाँ से? आता है यहाँ पे, जिसको सब लोग थ्रेट समझ रहे हैं, उसी ने एक चीज से यहाँ पे छोटा सा एक एंगल निकाला। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि नहीं बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, बायजूस का नहीं क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट निकाला और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, एंड दैट अपॉर्चुनिटी बिकेम हिज स्ट्रेंथ। बट क्योंकि पापा में पसंद नहीं आया तो इट बिकेम हिज वीकनेस। वीकनेस के उसने अपने आइडिया में चेंज किया, क्या बोला, बायजूस के सेंटर, लर्निंग सेंटर, वापस फिर अपॉर्चुनिटी, वापस फिर स्ट्रेंथ। अब उसके पास 4 और हो गए कॉम्पिटिटर, आकाश कोचिंग भी आ गई, ये भी आ, अब आप फिर वीकनेस में चले। इट कीप ऑन चलते चलता रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक। जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो दूसरे को नहीं दिख रही थी, अब दूसरे को दिख रही है आपको नहीं दिखेगी, और जब सबको दिखेगी तो सारे उतर जाएंगे, और जब सब उतर जाएंगे तो तुम्हारी मोनोपोली कंपटीशन मार्केट में आ जाएगी। तो लोग अगर पैसा कमाना है तो कहाँ कमाते हैं? फर्स्ट मोवर एडवांटेज। जिसने बायजूस की वो टैब खरीदी घर पे 34,000 की, वो फंसा, समझ आया? और उसी समय कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा था, उसी समय इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए तो वो इन्वेस्टर भी फंसा। लेकिन जो उस समय अपने शेयर बेच के निकल गया वो फिर बचा। कुछ समझ आया? तो बिजनेस के एंट्री पॉइंट भी पता होने चाहिए और बिजनेस के एग्जिट पॉइंट भी पता होने चाहिए। पैसा बीच में बनेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो यहाँ से शुरू हुआ 1800 में, 1800 में और सन 2100 तक चलता रहेगा। ऐसे बिजनेसेस बहुत कम हैं, ऐसे बिजनेसेस नहीं होते। निफ्टी पता है 50 कंपनी जिनके पहले स्टॉक पे रहते हैं, आप पूरे 50 साल का डेटा उठा करके देख लो, सेम कंपनीज नहीं मिलेंगी। जो कंपनी कल बहुत अच्छा कर रही थी आज डूब चुकी है, जो कल एकदम डूबी दिख रही थी वो आज वापस पे ठीक हो गई। सो बिजनेस साइकिल कैसी होती है? चलती रहती है, वो चर्निंग होती रहती है। बड़े बड़े नाम कभी नहीं होते, बट छोटों के साथ होता है। आप जब अपना प्रोजेक्ट सोचोगे, आप जब अपना बिजनेस सोचोगे, आप जब एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हो, always try to understand what is your strength and what is your weakness. What can you solve? Don't try to solve everything.
because everything cannot be solved by you. Either you require team, either you require resources, money, backup, connection, network, सब चाहिए. उसके बाद किसी एक चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाओगे. ठीक है? आपको बहुत सारे लोग लगेंगे कि ना इनके पास पैसा है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं. आपको पता नहीं है, कोई ना कोई होगा उसके पीछे. सिर्फ इतनी बात. ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो एकदम नीचे से शुरू करा, बिना जुगाड़ के, बिना किसी सपोर्ट के एकदम ऊपर पहुंच गए. कभी नहीं होता. सिर्फ इतना होगा, आपको पता नहीं. राइट? क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हमको पता नहीं. आगे एक पीछे इसको थोड़ा नीचे से ऊपर करना पड़ेगा. ये कितने लोगों ने देखा है इससे पहले? इससे पहले देखा है कभी? You have seen this? Value chain analysis? क्या होता है बता सकता है कोई? किसे किसे देखा है? अच्छा हाथ खड़ा करो. Everyone? पता नहीं किस सब्जेक्ट में? Actually, while marketing, we have studied about in policies, each of our case studies, what are the value chain analysis can be carried out. Okay, ठीक है. तो value chain analysis आपको कैसे देखनी है? How is your business doing? मतलब business में क्या आ रहा है? What are you processing? What are you selling? How are you selling? And where it is going? To support all this, what do you require? You require procurement services. You require technology. Procurement कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. टेक्नोलॉजी कहाँ पर आएगी? राइट? अगर आपको यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी लगाने तो पता चलता है. सपोर्ट सर्विसेज या सपोर्ट फंक्शंस. सपोर्ट फंक्शन क्या करते हैं? इस सबको करने होने देने में आसानी लाते हैं. बस ऑप्टिमाइज करते हैं. एक ही आदमी सब कुछ नहीं करेगा. तो जब जैसे इसका काम खत्म होगा यहाँ पर ला करके ये करने लगेगा. इसका खत्म होगा ये, लेकिन ये बंद नहीं हो जाएगा. तो लगातार आता रहता है, लगातार जाता रहता है. अंडरस्टूड? तो समझा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर. इस सब के पीछे क्या होता है? पैसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट. इसी से आपके क्या बनते हैं? मार्जिन, प्रॉफिट. अंडरस्टूड? कंपनीज फायदा कहाँ निकालती है? अगर आपके पास इनबाउंड लॉजिस्टिक में सिर्फ आ रहा है बेसन, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग में आप उस बेसन से बनाते हो 4 तरीके की दालों, तो आपके पास प्रोडक्ट कितने हो गए? 4. और यहाँ पर आने का सामान कितना है? 1. मम्मी की मसालेदानी में एक ही होता है, उसमें कितने मसाले होते हैं? 7. लेकिन आपको साल भर नया नया कुछ कुछ बना के खिलाएगी. इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स अगर कम है और आउटपुट उसके ज्यादा है, आपका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहेगा. जितने इंग्रेडिएंट्स कम होंगे, आप मैकेन का भी देख लो उठा करके. मेन उसमें क्या है? कॉर्न है, आलू है, वेजीज है. इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन को बदल बदल के मसालों के साथ उसके नगेट्स भी बन जाते हैं, वेज रोल भी बन जाते हैं, आलू टिक्की भी बन जाती है, बर्गर टिक्की बन जाती है, फ्राइज बन जाती है, और सब कुछ बनता है यहाँ पे. और फिर उसके बाद सेम मार्केटिंग चैनल को यूज करता है, सेम सप्लाई चेन चैनल को यूज करता है, सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है. बिकॉज उसको कैसे फ्रीज करना है, कैसे वो फ्राई होगा, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है? और फिर उसके बाद सेम जगह पे मार्केट होता है, सेल होता है, सेम कंज्यूमर खाता है. बट कंज्यूमर के सामने क्या ऑप्शन आ गया? अगर आप सिर्फ फ्राइज बेचोगे तो आई विल गेट बोर बाय फ्राइज. मैं 1 महीने बाद बोलूंगा मुझे फ्राइज खाने का मन नहीं. बट आपने नगेट्स बेचे, आपने कुछ और बेचा, फिर आपने टिक्की बेची, फिर आपने बर्गर टिक्की बेची, थोड़े छोटे वाले समोसे बेच दिए. अभी क्या हो रहा है? नाउ कस्टमर्स आर गेटिंग प्रेफरेंसेस. उसके पास ऑप्शंस है, और वो ऑप्शन में क्या हो रहा है? एक ही कंपनी है, एक ही जगह सामान बनाती है, बट अलग अलग वैरायटी में आ रहा है, तो योर मार्जिन्स विल गो अप. अंडरस्टूड? दूसरा, इसी जगह पर लेट अस सपोज हम सिर्फ फ्राइज बनाते हैं. करेक्ट? फॉर फ्राइज वी हैव 1 बिग मशीन, जिससे हम 1 टन आलू 1 टन आलू कैन बी प्रोसेस्ड एवरी डे फॉर मेकिंग फ्राइज. किसी दिन 1 टन आएगा, किसी दिन 10 टन भी आएगा, किसी दिन नहीं भी आएगा. So what will start happening? या तो आपको यहाँ कमी पड़ेगी, so machine will not work, it will be idle. People will not work, it will be idle. Transportation will not work, it will be idle. This is loss of money. If something in your factory is not working, it is loss of money. If people are not working, loss of money. Electricity is not utilized, loss of money. Because आपकी मशीन चली नहीं रही. तो जिस दिन आलू कम आया, you are making loss. जिस दिन ज्यादा आ गया, आपको 1 टन की कैपेसिटी था, now you have got 10 tons. क्या करोगे? 9 टन आइडल पड़ा है.
अब ये सड़ेगा, या आप किसी किसान को मना करोगे तो अगेन इट्स अ लॉस। सो ये जो ऑप्टिमाइजेशन चाहिए वो कब आएगा कि 1 टन आलू का प्राइस लगाया, 1 टन आलू का कुछ और, एक कुछ और, एक कुछ और, एक कुछ और साथ में यहाँ पर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आई हैव अ वेयर हाउस फॉर 10 डेज। 10 डेज कैसा, जब मौसम हो, सीजन हो, आई कैन स्टोर दिस आलू फॉर 10 डेज और यहाँ रख करके जब यहाँ आगे कमी पड़े, डिमांड ज्यादा है, क्रिएट समथिंग। तो समझ आया? ये आपको ऑपरेशन जो भी पढ़ाएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट, दे विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक इट ऑप्टिमाइज एंड हाउ टू इंश्योर दैट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज हैपनिंग। ठीक है? क्या बताओ क्या कह रहे थे? नीरज सर का आता है योर बिजनेस, और तुम्हारे बिजनेस में कौन कौन इन्फ्लुएंस डालता है? सारे लोग इन्फ्लुएंस डालेंगे, आपको समझने का है ये लोग, बिकॉज ये है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका कस्टमर, आपका सप्लायर, आपका कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के बारे में जानते रहना है, सप्लायर के खुश रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, और पता करते रहना है कस्टमर कब ज्यादा पे करेगा, कब कम पे करेगा, कब इसको 1 पे 1 फ्री चाहिए। हम लोग देखते हैं 1 पे 1 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, ये कब होता है? स्पेशल केस में जब आपकी लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो आप क्या करते हो? निकालना शुरू कर देते हो। ठीक है ना? क्योंकि नए डिजाइन नहीं आएंगे अगर आपने निकाला नहीं पुराना। आपका जो शेल्फ है वो भरा रहेगा। बहुत जगह पर आपको लगता होगा दिल्ली के स्टोर्स में जो सामान बच जाता है वो कहाँ जाता है? सेल्स तो फिर भी बच गया वो सरोजनी। वो कहाँ जाएगा? यहाँ से सरोजनी नहीं जाता। दिल्ली के पेंटालून्स में बचा हुआ सामान आगरा के पेंटालून्स में चला जाता है, आगरा के पेंटालून्स से बचा हुआ सामान और छोटे शहर के पेंटालून्स में चला जाता है। वहां से भी जो बच जाता है वो किसी विशाल मेगा मार्ट में बिकने लगता है, और फिर वहां से भी जब बिकता है तब वापस सरोजनी आ जाता है। ब्रांडेड रहेगा लास्ट तक, आखिरी में ब्रांडेड होएगा, तब आपको सरोजनी में कटे हुए रिबन के साथ चीजें मिल जाएंगी जिसमें आपको नाम ना पता लगेगा इस कंपनी का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मेरा ये कस्टमर नहीं खरीद रहा जो दिल्ली में है, इसको जल्दी जल्दी चीजें चेंज करनी है, लेकिन आगरा का कस्टमर खरीदना चाहता अभी भी, बिकॉज ये फैशन, ये कलर अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा। तो छोटे शहर के बड़े स्टोर्स अभी भी उस दाम पे बेच रहे थे जिसकी दाम यहाँ पे 1699 थी, 50% पर भी लोग नहीं ले रहे थे, उसको मैंने 1699 में आगरा में अभी भी लगा दिया और बिकेगा। फिर वहां पर भी 50% लगाएंगे, नहीं बिकेगा तब उसको बहराइच ले जाएंगे, वहां पर भी जब नहीं बिकेगा तब उसको शेल्फ से हटाएंगे। इतना होने में 4 साल लगते हैं, अंडरस्टैंड? इतना करने में 4 साल लगते हैं, और आपको लगता है दिल्ली में सब नया है, झूठ। इससे पहले वो मुंबई में होता है, समझ आया? आप बम्बई का छोड़ा हुआ दिल्ली में होता है। योर बिजनेस, इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। क्या ये जितने ये वाले लोग हैं ये आपको फाइनेंस देते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, बट यू हैव टू मेक देम हैप्पी। अगर आप इसको हैप्पी नहीं रखोगे, आपको टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा, टाइम पर फाइनेंस नहीं होगा, टाइम पर चीजें नहीं होगी, और आपका बिजनेस फिर फेल हो सकता है। बाकी चीजें सब आउट ऑफ कंट्रोल, इतने रिस्क के साथ ही बिजनेस चलता है। ये है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लगभग एक ही टाइप की चीज है। करना क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये पता लगाते हैं हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारा जो भी बिजनेस है, वेदर इट इज सूटेबल और नॉट, वो पैसा बनाएगा या नहीं। अगर मैंने 1 करोड़ लगाया तो मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा 1 साल में, मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा 2 साल के अंदर, मुझे इससे कितना प्रॉफिट होगा 3 साल के अंदर। ये जो अलग अलग सिनेरियो में मेरे प्रॉफिट्स हैं, यही हमारा फिजिबिलिटी स्टडी है, यही हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस है। ये जो अलग अलग चीजें होती है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल ऑफ इट, बट फिजिबिलिटी स्टडी में करते क्या है? aims at answering your question of should I continue with this idea or not। ठीक है, हमारा ये आइडिया ठीक है कि नहीं, कैसे मार्केट के एक्सेस करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं, HR का करते हैं, लोग खरीदेंगे कि नहीं, प्राइस कितना रखना चाहिए, यहाँ पे सप्लायर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तब लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऑल दीज असेसमेंट्स विल बी डन। सारे असेसमेंट को पेस्ट में डालोगे, सारे आंसर्स निकलेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल कौन सा है? इसमें कुछ कोई पॉलिटिकल दिख रहा है? Policies? दोनों
पॉलिसीज वाला भी आपके उसमें चला जाएगा पॉलिटिकल में, बिकॉज लीगल पॉलिसी बनाता है लेकिन उसको बताता कौन है? पॉलिटिशियन होता है। कोई भी नई पॉलिसी बन रही है, असेसमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कुछ ना कुछ रहेगा, लीगल में भी कुछ ना कुछ जाएगा, राइट? तो जो बेस्ट वाले इंडिकेटर्स थे वही इंडिकेटर को आप एसेस करते हो, उसी से स्कैन करते हो और उसी के बेसिस पर डिसाइड करते हो whether I should start this business, expand this business, close down this business. ये तो शुरू करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप पेस्ट का एनालिसिस तब भी कर सकते हो जब आपको बिजनेस बंद करना हो, जब आपको बिजनेस बढ़ाना हो। मान लो आपको लगता है कि ये बिजनेस में अच्छा खासा चला रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग नहीं लेना चाहते मेरा सामान। What you have to do? You have to decide. किससे कंपेयर करोगे? मैं इंडिया में चलाऊं या मैं मलेशिया में चलाऊं? फिर मलेशिया का बेस्ट होगा, इंडिया से कंपेयर होगा। इफ यू सी कि मलेशिया का लीगल सिस्टम इज मोर कंफर्टेबल, तो मैं कहाँ काम करूंगा? ठीक है? एक लास्ट पॉइंट है इस पे, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। एक लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस पढ़ा है तुम लोगों ने? इन्वेस्टमेंट ये क्योंकि स्लाइड में जाएगा इसलिए एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं कि एक बिजनेस डालना है, तुमको उसके लिए 20 करोड़ चाहिए और 3 साल में बिजनेस चालू हो जाएगा। यार और फिर नहीं है, काम पे कितने हो? तो 20 करोड़ और 3 इयर्स, ठीक है? बहुत सारे दिमाग में सवाल आएंगे। तो कोई बोलेगा एक बार में 20 करोड़ ले लो, ठीक है? कोई दूसरा भी होगा, कोई समझदारी से बात भी कर सकता है। कैसे सोचना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे, बट आपको सोचने का तरीका बताओ। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर। हम मान लेते हैं इसमें हमको चाहिए 5 करोड़, इसमें चाहिए 12 करोड़, 12 5 3 करोड़, ठीक है? अगर हम 20 करोड़ 3 साल के लिए 10% पर ले लेते पहली ही बार में, तो क्या होता? 6 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट होता? सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, कोई कंपाउंडिंग नहीं, ठीक? तो अगर फर्स्ट ऐसे डिसाइड कर लेते कि हाँ 20 करोड़ चाहिए, 3 साल के चाहिए, तो क्या होगा? 3 into 10 30%, 30% ऑफ 20 करोड़ इज 6 करोड़। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपने कहा नहीं यार, जरूरत तो है नहीं फर्स्ट डे से, डे 1 से तो हमको जरूरत नहीं है ना। ऐसा करते हैं, डे 1 में यार पहले थोड़ा पैसा उठाते हैं, और थोड़ा पैसा कब देगा कोई? तभी देगा जब तुम्हारा भी लगाओ। तो आप पहले अपना लेकर के आओगे 5 करोड़ या 1 करोड़ या 2 करोड़, खुद का पैसा लगाओगे, खुद के पैसे से काम शुरू करोगे, इसके बिना कोई देगा नहीं पैसा, राइट? जब खुद के पैसे से काम शुरू किया तो देखो इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर आपका 0 था क्योंकि आपका खुद का पैसा है। लेकिन इस पैसे को दिखा के 6 महीने के बाद आपने किसी और से भी पैसा डलवाया, तो पहले साल में 5 करोड़ 0.5 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। कितना इंटरेस्ट आया? 5 10 50 25 25 लाख। आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? क्योंकि उतनी देर के लिए पैसा उठा। सेकेंड ईयर में बोला हाँ ठीक है चाहिए 12, लेकिन 12 डे 1 पे नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? हमको साल के शुरू में चाहिए 5 और साल के एंड में फिर चाहिए 7। आपने फिर बचाया पैसा, बिकॉज 5 करोड़ को उठाओगे 1 साल के लिए 10% पर, और 7 करोड़ को उठाओगे 0.5 साल के लिए 10% तक। अभी यहाँ पर क्या हुआ? 5 10 50, ठीक है? तो कितना देना पड़ा? 5 लाख 50 लाख, हाँ 50 लाख। और यहाँ पर जब करोगे तो कितना हुआ? 3.5। अब जो बचा लास्ट में 3 करोड़, 3 करोड़ के लिए आप बोलते हो यार ये पैसा मैं नहीं खर्च करना चाहता, मैं चाहता हूँ कोई इन्वेस्टर आ जाए। तो आप एक ढूंढते इन्वेस्टर,
और इन्वेस्टर को बोलते हो कि भाई आप मुझे 5 करोड़ दो, 5 करोड़ से 3 करोड़ जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा और 2 करोड़ मैं तुम्हारा और इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके लिए मैं तुमको इक्विटी देता हूँ अपनी कंपनी की 8%, राइट? तो क्या इस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ा? नहीं। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा? 25 लाख, 35 लाख कितना हुआ? 60 और 50 1.1, लेकिन पहले कितना दे रहे थे? 6। समझ आया? तो आपने इंटरेस्ट सेव किया पहले को बहुत सारा, क्यों? क्योंकि आपने पैसे को डिवाइड किया। ये जो सोचा, ये जो समझा, ये जो दिमाग में आया, ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसको? अगर इसी में थोड़ा और टिपिकल कर दें इसको, मैं बोलता हूँ यार ये 5 करोड़ किसी से डोनेशन लेंगे, ये 12 करोड़ किसी से डेट में लेंगे, और ये 3 करोड़ की हम किसी से इक्विटी लेंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। पैसा हमको अभी भी उतना ही चाहिए, लेकिन उस पैसे में मैंने डिवाइड कर दिया, कितना पैसा फ्री मनी, कितना पैसा इंटरेस्ट वाला, और कितना पैसा कंपनी का इक्विटी। इससे भी क्या होगा? इससे भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को वेरिएट करने से भी क्या हो जाता है, आपका पैसे जो आपकी जेब से जाने हैं वो कम हो जाते हैं। सो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैन बी रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर और बाय सेग्रीगेटिंग द मनी इनटू डिफरेंट ईयर्स। दोनों से ऐसा होता है। आप जब अपना बिजनेस प्लान मुझे दिखाओगे तो एक स्लाइड में ऐसा कुछ दिखाओगे, एक स्लाइड मैंने बोला ना बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान में एक पार्ट ये आएगा कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या सोची है आपने डेट सोचा है तो कहां से, डोनेशन सोचा है तो सरकार से, और इसके बाद इनकम कहां से सोची है, कितने लोग कितना माल खरीदेंगे। तो समझा? किसको बिल्कुल समझ नहीं आया? सबको सब समझ आया? ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ समझ नहीं आया मैं भाई पानी पिलाओ और एक बार। सर बैंक कैसा करता है? सर बैंक बैंक देता है, बट होता क्या है, गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि अरे बैठे रहो, नहीं चाहिए। तो होता यह है कि जब ऐसा एंटरप्रेन्योर मेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, मुझे ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष मिलेंगे जो ये बताएंगे कि क्यों नहीं हो सकता। और इतना उदाहरण ले लो, जैसे घर में सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले मिलेंगे तुम्हारे पिता, क्या चाहिए? 50 लाख। अरे क्या करो 50 लाख का? घुसड़ के बैठ जाओगे, क्या फायदा? इसी दिन के लिए ना पैदा किया था, कुछ नहीं होगा। ये पहला है। इसके बाद मिलेगा एक रिश्तेदार, वो कहेगा अरे तिवारी जी रोको, लड़के को बर्बाद कर देगा तुमको, जितना तुमने जिंदगी भर जोड़ा है एक बर्बाद तुम करेगा। ठीक, फिर उसके बाद मिलेंगे तुम्हारे दोस्त, ज्ञानी पुरुष, वो भी आते हैं, भी बिजनेस नहीं किया बट वो ज्ञान थोड़ा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब वाले वीडियोस रील, जिनसे तुम्हें लगेगा फिर से ज्ञान आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, जीरो बटे सुनना है। प्रॉब्लम कहाँ है? हम सही जगह पहुंच नहीं पाते। आधी से ज्यादा जनता ऐसी है। आप जब तक बिजनेस प्लान बनाओगे नहीं, बैंक इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं, और बिजनेस प्लान बनाना आता नहीं, फंस गए वहीं पर। आधे लोग बिजनेस अपने बस दिमाग में लिए घूमते हैं, पेट तक पहुंचता है, वही रह जाता है पूरी जिंदगी। ये सच्चाई कहाँ है प्रॉब्लम? आप अगर बैंक वाले से बात करोगे, वो इस तरह सेग्रीगेशन आपको बताएगा कब? जब वो आपका कुछ देखेगा। ऐसे नहीं बात करेगा वो। अगर आप बोलोगे भैया हमको 20 करोड़ चाहिए 3 साल में खर्च करना, बोलते हैं हाँ ठीक है 10% ले लो। अब आप देखो फंस गए। कैसे? आपने अनजाने में एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए जिसमें हर साल आपको 2 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट पे करना है, जो पहले महीने से शुरू हो जाएगा। डेट की प्रॉब्लम है। अब जो फाइनेंस पढ़ाएगा उसके ऊपर वो कैसा पढ़ाता है, ठीक है। बट उनको सवाल ऐसे ही पूछना है, अगर आप फर्स्ट मंथ से इसका रिपेमेंट शुरू कर देते हो तो क्या आपका बिजनेस फर्स्ट मंथ से आपको रेवेन्यू दे रहा है? रेवेन्यू शायद आएगा यहाँ पर। पहले तो आपका प्लांट लगेगा, मशीनें लगेगी, रॉ मटेरियल आएगा, लोगों से कनेक्शन होगा, मार्केट क्रिएट होगा। 18 महीने बाद आपकी इनकम शुरू होगी। और लोन कब से लेके बैठे हो? पहले दिन से। तो फर्स्ट मंथ का 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अगर 12 महीने में भी डिवाइड करोगे तो 9-10 लाख रुपए होता है। तो पहले महीने में 9 लाख रुपए आपकी जेब से गए इंटरेस्ट के। आपको पता भी नहीं है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो नेवर स्टार्ट अ बिजनेस विच रिक्वायर्स डेट फ्रॉम स्टार्ट। अगर शुरू किया तो डे 1 से पैसा दे रहे हो किसी को, ऐसा बिजनेस कभी अच्छा नहीं माना जाता।
बिजनेस कौन सा अच्छा माना जाता है? जिसमें पहले दिन से आपकी पॉकेट से पैसे लगे हैं, आपकी पॉकेट का पैसा, ना उधार का ना डोनेशन का। और क्यों वो ठीक होता है? क्योंकि आपको पता होता है मेरे पास 50 लाख मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए चला जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पैसा है। जरूरी है लाख में बात करो, हो सकता है आपको 50,000 रुपए पड़े हो अकाउंट में, 5,000 का तो कुछ कर सकते हो, उतना बड़ा सोच सकते हो कुछ। बिजनेस बिजनेस होता है, राइट? उसके बाद आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है अभी थोड़ा बंद रहा है, बिकॉज जब तक बिजनेस एसेट्स नहीं होंगे तब तक ये डेट मिलेगा भी नहीं। जो बैंक है वो लोन कब देता है? जब तो जमीन गिरवी रखवाएगा, मशीन गिरवी रखवाएगा, किसी की गारंटी लगवाएगा, बिना उसके बैंक भी नहीं देगा। इक्विटी कब आएगी? जब आपका चलता हुआ बिजनेस होगा। अगर आपका बिजनेस यहाँ तक आते आते फेल हो गया, डेट में हो, कंपनी के ऊपर डेट है और रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, तो भी आपको इक्विटी नहीं मिलेगी। तो बिजनेस कहां से शुरू करना है? डेट को हल्का रखना है, मार्केट को ज्यादा दिखाना है, रेवेन्यू को ज्यादा दिखाना है, देन ओनली इक्विटी कैन कम। इक्विटी ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन अगर इक्विटी 10% से ऊपर, 15% से ऊपर किसी को दे दोगे तो क्या होता है? गलती क्या करते हैं लोग पहले ही साल में उनको लगता है मेरा पैसा निकल रहा है, कितने लगे तुम्हारे? 50 लाख लगे। कोई 50 लाख देते, भले मेरी 50% ले ले इक्विटी, तो क्या होता है? कोई 50% पैसा देता है आपको, 50 लाख, और 50% आपकी कंपनी का ले जाता है। अब वो कंपनी किसकी हो गई? आपकी और उसकी दोनों की। अब वो क्या बोलता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेगा चुपचाप से, उसमें लिखा होता है रोज ऑफिस नहीं होगा तो 5% तुम्हारी और कम कर देंगे, लीगल राइट्स मेरे पास रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे पास रहेंगे, सीईओ को लगाने का हक मुझे, निकालने का हक मुझे, बैंक अकाउंट में सिग्नेचर मेरे। ये इक्विटी इन्वेस्टर बोलता है। जिस दिन आपने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए, आपके 50 लाख का लॉस तो बच गया, लेकिन आपका जो बिजनेस आइडिया था, जो उसकी दम थी, वो किसकी अब जा चुकी। और हर जगह यही हो रहा है। IITs में जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सब जगह छोटे मोटे बिजनेस जो बच्चे शुरू करते हैं, लड़के बच्चे लेकर के आते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 साल लगाते हैं। सरकार 3 साल तक सपोर्ट कर सकती है। तो सरकार ने कितना किया होगा? पहला 5 लाख, अगला 15 लाख, 20 लाख लग चुका, उसके ऊपर डेट उठाएगा। वो डेट उठाने नहीं देता, बोलता पैसा मैं लगाता हूँ, और पैसा लगा करके उस बिजनेस को अपने नाम पर करवा लेता है। काम कौन कर रहा है? जिसका बिजनेस आइडिया था, वो कौन बन गया? नौकर, इंट्राप्रेन्योर। जस्ट बिकॉज मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मैं 5 बिजनेस कर सकता हूँ साल भर में। तो वेंचर कैपिटल का जो धंधा है वो ये है कि मुझे बस अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज को देखना है, एंड आई विल पुट माय मनी, यू विल बिकम माय नौकर, एंड आई विल क्रिएट अर्न आउट ऑफ। समझ गया? तो बिजनेस करना है तो थोड़ा बच के, थोड़ा लच के, अगल बगल से बहुत सारी चीजें चाहिए। टाइमिंग चाहिए आपको, थोड़ी किस्मत चाहिए, थोड़े सही लोग चाहिए, थोड़ा बताने वाला चाहिए। एक दिन मिस होता है आप गायब हो जाओगे। यहाँ दिल्ली में जितने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, आप वो चैट जीपीटी टाइप के AI बॉट्स जितने चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा वो बनाए किसने, क्योंकि आज के डेट में उसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो बड़ा कैसे करे। अगर तुम्हारी एज में किसी को एक बिजनेस ठीक ठाक मिल जाए, बड़ा कैसे होगा आपको नहीं पता होगा। तो जितने लोग दिख रहे हैं कि ये चला रहे हैं, तो वो कई सारी चीजें साथ मिलती यहाँ तक पहुंचते, ऐसा नहीं होगा। ठीक? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टफ चीज है, नहीं समझ में आती है। इसीलिए आप देखोगे कि एक सिविल कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर होता है उसकी सैलरी कम होती है, लेकिन एक CA की सैलरी ज्यादा है। चलो इसके ठीक है। और क्या बचता है? टाइम कितना बचता है? हो गया सर। झूठ तो नहीं बोल रहा।